हेलो स्टूडेंट्स, फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 है यूनिट एंड मेजरमेंट। 11th क्लास फिज़िक्स का सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं आज हम। देखो, फिज़िक्स इज़ द फिज़िकल वर्ल्ड, जो फिज़िकली आपको दिखाई देता है, और जो भी आपको दिखाई दे रहा है फिज़िकली उसको हमको मेजर करना चाहिए। जो आपको महसूस हो रहा है वो आपको मेजर करना चाहिए। महसूस का मतलब हम फीलिंग्स की बात नहीं कर रहे हैं ना, कि भाई हार्ड फीलिंग सॉफ्ट फीलिंग। महसूस का मतलब जैसे गर्मी सर्दी है ना, ठंड महसूस होती है। मेजरमेंट करते हैं जैसे दूरी, ये डिस्टेंस मेजर करना है। ठीक है, ये कप, ये कंटेनर है, इसमें पानी हमने रखा है, इसको मेजर करना है, नापना है कि इसमें कितना पानी आया। ठीक है, किसी हमने एक कील है, कील के ऊपर हमने एक हैमर मारा। ठीक है, हैमर मार रहे हैं हम इसके ऊपर, तो इसका फोर्स कितना लगेगा वो मेजर करना। एक गाड़ी जा रही है, ठीक है, और एक गाड़ी जा रही है, इसकी स्पीड कितनी है मेजर करना। तो ये सभी चीज़ें मेजर करना, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इसके अपने अपने डिफरेंट क्या होती है, यूनिट्स होती है। हम पढ़ते हैं इसको कैसे कैसे इसको हम मेजर करते हैं, इसी बात को हम इस चैप्टर में हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले फिजिक्स इज क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। या तो डायरेक्टली मेजर कर लो। डायरेक्टली मेजर का मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे को दूरी मेजर करनी है, तो आपने क्या हुआ, कोई एक इंची टेप लगाया, मेजरिंग स्केल लगाया, नापने की कोई मतलब, ठीक है, मीटर स्केल यूज़ कर लिया। तो या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, इनडायरेक्टली किस टर्म्स में, इन विच द लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्लेन, जिसको हम एक्सप्लेन कर सकें। आपको समझाऊंगा अभी जैसे जैसे टर्म्स आती हैं आपके पास। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कि इनडायरेक्टली का मतलब क्या हुआ, लेट्स से, देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपने किए हैं कि नहीं किए हैं, 10th क्लास में किए थे। ये हाइट ऑफ द टावर है मान लेते हैं, ये x उसका डिस्टेंस है। अगर आपको डिस्टेंस मालूम चल जाए, ये थीटा मालूम चल जाए, x मालूम चल जाए, तो फार्मूला क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइट अपॉन बेस इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो हाइट इज इक्वल्स टू क्या हो जाता था, x मल्टीप्लाई टेन थीटा। तो अगर x आपको मालूम हो, टेन थीटा, थीटा की वैल्यू मालूम चल जाए, इससे आपको हाइट मालूम चल सकती है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट मेथड। आपने टावर की जो हाइट थी, आप तो इसके ऊपर टावर के ऊपर तो चढ़े नहीं, कोई स्केल तो आपने यूज़ किया नहीं, आपने इनडायरेक्ट मेथड्स यूज़ किए। ठीक है, जो लॉ ऑफ फिजिक्स में एक्सप्रेस कर सकते थे। एक्सप्रेस का मतलब क्या हुआ, जैसे ये हाइट थी, ये एक्स था, ये टेन थीटा था, तो हमने एक रिलेशन डेवलप कर दिया ना, टेन थीटा ही तो एक रिलेशन हो गया बिटवीन हाइट एंड एक्स डिस्टेंस। समझ गए बात को। तो जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे आपको ये बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी। एग्जाम्पल्स है जैसे लेंथ, मास, टेम्परेचर, स्पीड, फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट एक्सेट्रा। फिजिकल क्वांटिटीज बच्चों दो टाइप की हैं, एक है फंडामेंटल यूनिट और एक है डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या है, fundamental units which can be treated as independent of other physical quantities and are not usually defined in the terms of other physical quantities। मतलब जो अपने आप में ही उसकी डेफिनेशन संपूर्ण है, मतलब किसी और की उसको हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो अपने आप में ही संपूर्ण है और उसको किसी और फिजिकल क्वांटिटीज का यूज नहीं करना है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स क्वांटिटीज। ऐसी 7 है, आपको सातों याद रखनी है, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7 बच्चों, ये 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज है। यही बेसिक यूनिट्स
जब इसको हम डिफाइन करते हैं तो इस यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए किसी और यूनिट की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमको सहारा नहीं लेना पड़ता। अब क्या मतलब है इस बात का, मैं अभी आपको 2 मिनट रुको बताता हूँ। अब जैसे कि ये डिराइव्ड यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट क्या होती हैं, जिसको डिफाइन करने के लिए फिजिकल क्वांटिटीज का सहारा लेना पड़ता है। देखो जैसे मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। लेकिन मैं अब बात करूं स्पीड, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस यूनिट किसकी होती है, मीटर की। डिस्टेंस किस में मेजर करा जाता है, मीटर में, और टाइम किस में मेजर करा जाता है, सेकेंड में। तो देखो मेरे को स्पीड की यूनिट बताने के लिए मीटर का सहारा लेना पड़ा और सेकेंड का सहारा लेना पड़ा। सेकेंड मतलब टाइम की यूनिट है और मीटर मतलब डिस्टेंस की यूनिट है। तो स्पीड की जो यूनिट आ गई वो हो गई मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड की यूनिट हो गई क्या, मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही एक्सलरेशन, अभी इसको हम और भी डिटेल में करेंगे, डोंट वरी। एक्सलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी या स्पीड की यूनिट अभी हमने क्या सीखी है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो इसका मतलब इसकी यूनिट क्या हो गई, हमने क्या पढ़ा है, मीटर पर सेकेंड, ऐसे लिखा, अपॉन सेकेंड। क्लियर है ना। तो क्या दिख रहा है, मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड की पावर -2। अब यहाँ देखो आपको एक्सलरेशन की यूनिट को बताने के लिए 2 यूनिट चाहिए, मीटर भी चाहिए थी और सेकेंड भी चाहिए। समझे बात को। इसीलिए डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जिसको डिफाइन करने के लिए दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई। फंडामेंटल वो यूनिट्स हैं विच आर ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, किसी और की सहायता की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं, अगला टॉपिक है हमारा मेजरमेंट। देखो कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी आप उसको मेजर करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है ना। टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज आपको 2 चीज़ों की जरूरत होनी चाहिए। एक द यूनिट, उसकी यूनिट क्या होगी जिसको आप मेजर करने वाले हो, यूनिट क्या होगी, एंड उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू या उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी सिंपल सी बात है। लेट्स से आपने एक डिस्टेंस मेजर किया है, एक लेंथ मेजर करी है, जो है डिस्टेंस लिखा हुआ है 500 मीटर। अब व्हाट डू मीन बाय 500 मीटर, असली में आपने एक 1 मीटर का स्केल देखा, जब हम कपड़ा लेने जाते हैं तो उस के पास एक 1 मीटर की एक वो होती है, या हम कभी दर्जी के पास जाते हैं तो उसके पास एक स्केल होता है लोहे का जो इतना लंबा सा होता है, ये होता है 1 मीटर। तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ 500 मीटर, तो इसका ये मतलब हुआ कि जितनी ये डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है ये 500 टाइम्स नापनी पड़ेगी, इतनी ही डिस्टेंस 500 बारी। समझ गए मेरी बात को। तो लेंथ कितनी होगी, 500 मीटर का मतलब क्या होता है, 500 इंटू 1 मीटर। क्लियर। तो 500 तो क्वांटिटी है, न्यूमेरिक वैल्यू है, और 1 मीटर क्या है, उस यूनिट का साइज है। मतलब देखो, एक तो मैं यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस है 1 मीटर मान लो, और 1 किलोमीटर क्या होगा, 1 किलोमीटर तो बहुत बड़ा होता है। तो अब 1 मीटर जो है वो 1 किलोमीटर के बराबर तो नहीं है ना। 1 मीटर तो 1 मीटर अलग है और 1 किलोमीटर अलग है, तो साइज ऑफ द यूनिट अलग अलग होगा। 1 मीटर ये डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, तो साइज तो दोनों का अलग अलग हुआ ना। जैसे अगर मैं बात करूं 3000 kg, तो 3000 kg का मतलब क्या होता है, 3000 इंटू 1 kg। ठीक है। अब 1 kg क्या हुआ, याद है जब आप देखते हो कभी सब्जी लेने जाते होगे, कभी सब्जी वाले के पास एक बाट होता है लोहे का, है ना, तो उसके ऊपर लिखा होता है 1 kg।
तो उसके जितने वजन वाले 3000 हों उसका मास होगा 3000 kg। तो 3000 को हम क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक वैल्यू। कितना? मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। कितना? ठीक है। और फिर है साइज ऑफ द यूनिट। अब साइज ऑफ द यूनिट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। देखो ना, अब मैं अगर बोलूं कि भाई 3000 ग्राम, तो 1 ग्राम इंटू 3000। ठीक है मेरी बात? तो अब साइज ऑफ द यूनिट कम हो गया। बात समझ आ गई? तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, क्यू क्वांटिटी इज इक्वल्स टू एन मतलब कि न्यूमेरिक वैल्यू इंटू यू, यू मतलब साइज ऑफ द यूनिट। न्यूमेरिक वैल्यू इंटू साइज ऑफ द यूनिट। डन। देखो, जैसे कि मैं एक बात बताता हूँ। अब 1 kg में 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? मेरे को बताओ। 1000 ग्राम होते हैं, ये तो आपको पता ही है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अब 1 किलोग्राम का मतलब क्या हुआ? मतलब 1 इंटू 1 kg। मतलब कि जैसे मैंने आपको समझाया कि आप अगर वेट कर रहे हैं किसी का, या जो सब्जी वाले के पास मैं एग्जांपल आपको बता रहा था कि उसके पास एक बाट होता है मेजरिंग का, उसे 1 kg लिखा होता है। तो अगर उसका एक ही अगर उसको आप उठा लोगे तो वो 1 kg हो जाएगा ना। 1000 ग्राम का मतलब क्या होता है? 1 ग्राम का जितना वेट होगा, 1 ग्राम का जितना बाट होगा, ये जनरली आप कहाँ मिलता है? ये जनरली आपको ज्वेलर्स के पास मिलेगा। ठीक है, ये 1 ग्राम इतना छोटा वेट वेइंग जो है, ये सब्जी वाले के पास आपको तो नहीं मिलेगा। ठीक है, जो प्रिसाइज मेजरमेंट करते हैं वहाँ मिल जाएगा। तो वैसे 1 ग्राम के आपको 1000 इकट्ठे करने पड़ेंगे, तब जाकर उसका वजन जो है वो 1 kg के बराबर आएगा। लेकिन जितना 1 kg का वेट है, मास है, उतना ही 1000 ग्राम का मतलब है। बात तो वही है ना। डिफरेंस क्या है? यहाँ तो आप बोलोगे 1 है, यहाँ 1000 है। तो ये न्यूमेरिक वैल्यू दोनों की अलग अलग है, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू अलग अलग है, और ये साइज ऑफ द यूनिट भी अलग अलग है। ये 1 kg है, एक यूनिट का साइज, और यहाँ पर 1 ग्राम है, एक यूनिट का साइज। लेकिन बातें दोनों बराबर बोलते हैं। मतलब जब टोटल n और u मल्टीप्लाई हो जाता है तो बात तो दोनों का मैसेज सेम है। ये 1 kg भी उतना ही मास है जितना 1000 ग्राम मास है। तो इस बात से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि ये फर्स्ट n1 मतलब कि इसका न्यूमेरिक वैल्यू इंटू इसकी यूनिट, दूसरे के बराबर अगर करनी है तो इसका न्यूमेरिक वैल्यू अगर अलग होगी तो इसकी यूनिट भी अलग होगी। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया, n1u1 इज इक्वल टू n2u2। अब इसके जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको मैं समझाता जाऊंगा कि इसको हम कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं। डोंट वरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो, अभी शुरू शुरू में हमने थ्योरी करनी है, तो थ्योरी में थोड़ा सा समझना पड़ेगा और थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। आपके लिए नई टर्मिनोलॉजीज है। फिर फिजिक्स के अंदर ये हम बहुत सारी डेरिवेशन करते हैं, हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है सब, बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, लेकिन अगर आप शुरू से छोटी छोटी बातों को स्ट्रॉन्ग करते चलोगे तो कोई मुश्किल नहीं आएगी, ये मेरी आपको एश्योरिटी है। लेकिन अगर आप शुरू की चीज़ें डिस्टर्ब कर दोगे, कुछ छोड़ दोगे, तो फिर दिक्कत आएगी। क्योंकि यहाँ की रिक्वायरमेंट कब कहाँ पर आ जाए, किस चीज़ की ज़रूरत कहाँ पड़ जाए, वो आपको भी नहीं पता। ठीक है, इसलिए आपको कोई चीज़ छोड़नी नहीं। अगर आपको कोई चीज़ छोड़नी होगी तो मैं लेक्चर में आपको बता दूंगा कि यू कैन अवॉइड दिस थिंग। ठीक है, मैं वहाँ पे कट मार दूंगा, आप उसको अवॉइड कर सकते हो, लर्न मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिजिकल यूनिट क्या है? द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी शोन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड द फिजिकल यूनिट। जैसे भी आपने पढ़ा था अभी ऊपर, जैसे आपने क्या पढ़ा है, 1 मीटर। तो 1 मीटर एक फिजिकल यूनिट है जिसको हमने एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी मान दिया कि भाई 1 मीटर क्या होगा, जितना हमने एक मेजरिंग स्केल है, जितना यहाँ से लिखा, द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी शोन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि अब ये 1 मीटर का जो स्केल है, इससे मैं क्या नापता हूँ? इससे मैं नापूंगा कपड़े की लेंथ। ठीक है ना, तो वही है फिजिकल यूनिट। अब फिजिकल यूनिट
कि क्या डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्या खास बात होनी चाहिए। देखो सबसे पहले तो फिजिकल क्वांटिटी आपकी क्या होनी चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी वेल डिफाइंड होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से डिफाइंड होनी चाहिए। है क्या, इसका मतलब क्या है, ये कितना है। साइज़ उसका कन्वीनियंट होना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, इतना भी बड़ा ना हो कि उसको हम कंट्रोल ना कर पाए, देख ना पाए। ठीक है, समय के साथ ये नहीं बदलना चाहिए। ईजिली रिप्रोड्यूसेबल, एक टर्म से दूसरी टर्म में चेंज हो जाए आराम से। जैसे हमने यहाँ बात करी है N1 U1 = N2 U2, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, केजी को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इजीली रिप्रोड्यूसेबल। ठीक है, इम्पेरिशेबल या इनडिस्ट्रक्टेबल। इम्पेरिशेबल मतलब वक्त से खराब नहीं होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक सेब ले लिया है, अब सेब जो है वक्त के साथ साथ उसका जो वजन है, आपने बोला कि इस सेब से ही मैं सारी की सारी चीज़ों को मेजर करता रहूँगा कि ये सेब के मुकाबले ज़्यादा भारी है या हल्का है। लेकिन आप देखोगे कि सेब का वजन वक्त के साथ साथ क्या होता जाता है, कम हो जाएगा, क्योंकि उसका भार हल्का हो जाता है। तो हल्का हो जाएगा तो आप इसको हर बारी कंपेयर नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी, वो पेरिशेबल हो गया। पेरिशेबल गुड है, ठीक है, ख़राब हो जाता है, वजन कम हो जाएगा, ठीक है, रंग बदल जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट शुड नॉट चेंज विथ फिजिकल कंडीशन। वक्त के साथ, टेम्परेचर के साथ, प्रेशर के साथ उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने एक रॉड ले ली, अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रॉड की लेंथ भी बढ़ जाएगी, तो ये गलत हो गया ना। आपने तो इतनी रीडिंग को रिकॉर्ड करना था, लेकिन गर्म करने से ये वाली रॉड इतने से इतनी लंबी हो गई, क्योंकि आपको पता है ना गर्म चीज़ करने से क्या होती है, चीज़ें एक्सपेंड होती है। तो अब आपके पास तो यही वाली रॉड अवेलेबल है ना, गर्म हो चुका है, तो अब आप जो मेजर करोगे वो गलत मेजर करना शुरू कर दोगे। यही है, इट शुड नॉट चेंज विथ फिजिकल कंडीशंस। इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल, अब आपको पता है कि हम वर्ल्ड वाइड बिजनेस करते हैं, वर्ल्ड वाइड रीडिंग्स कैलकुलेट करते हैं, तो जो भी आप मेजरमेंट का स्केल होगा वो हर जगह एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने घर से एक नया स्केल बनाकर शुरू कर दो और आप कहो कि सारी मैं रीडिंग्स उस हिसाब से लूँगा। या तो आप में इतनी वो क्षमता हो कि भाई आप पूरे वर्ल्ड को, उस यूनिट को एक्सेप्ट करवा पाओ, तो बात है। ईजिली एसेसेबल, एसेस आराम से उसको यूज़ कर पाओ आप। ठीक है बच्चों, नाउ अब हमने इस चीज़ को करने के लिए, ये सारी बातों को समझने के लिए हमने क्या करे, कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स डिफाइन किए। वक्त के साथ साथ जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, ये कोई अचानक नहीं हुए, एक दिन में नहीं हुए, काफ़ी समय लगा। ठीक है, हमको उसकी डेप्थ में नहीं जाना है कि कितना समय लगा, क्या लगा। ठीक है, तो कुछ कॉमनली यूज सिस्टम्स हैं, जैसे होता है CGS सिस्टम। CGS का मतलब है C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकेंड। ये फ्रेंच सिस्टम है जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में नापा जाता है। फिर एक आया FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड। ये ब्रिटिश सिस्टम है, इसमें लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकेंड में मेजर किया जाता है। फिर एक MKS सिस्टम आया, ठीक है, M फॉर मीटर, तो लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड में मेजर किया गया। फिर उसके बाद आया SI सिस्टम, सिस्टम डी इंटरनेशनल। ये भी एक तरह से फ्रेंच सिस्टम के जैसा ही है, यही वाला सिस्टम है। MKS सिस्टम ही फर्दर डेवलप हुआ, ठीक है, जिसमें लेंथ वही मीटर में ही मेजर हो रही है, मास जो है ये केजी में ही मेजर हो रहा है और टाइम जो है वो सेकेंड में ही मेजर हो रहा है। समझ गए? तो अब हम जो है SI सिस्टम को मैक्सिमम यूज़ करते हैं, लेकिन कई थ्योरीज ऐसे वक्त के साथ साथ डेवलप हो चुकी हैं जो इन डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर चली। तो साइंटिस्ट लेट से कोई साइंटिस्ट ने FPS सिस्टम के अंदर अपनी थ्योरी डेवलप करी, सारी रीडिंग FPS के अंदर डेवलप करी, ठीक है, या CGS के अंदर डेवलप करी। तो आज भी हमने क्या करा, उन थ्योरीज को इसी सिस्टम के अनुसार ही क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब समस्या ये आएगी कि जब आप इनको पढ़ोगे तो आपको क्या होना चाहिए, आपको इंटर कन्वर्जन आना चाहिए। मतलब कि इस यूनिट से इस यूनिट में कैसे आ सकते हैं, इस यूनिट से इस यूनिट में कैसे आ सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा था, छोटा सा, बड़ी छोटी सी बात है कि 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। अब आपको कन्वर्जन मालूम होना चाहिए। बात तो वही है ना, नंबर्स बदल रहे हैं, n बदल रहा है, लेकिन जो मास है
अमाउंट, क्वांटिटी वो नहीं बदल रही है, वो तो उतनी ही रहेगी। मैं 1 किलोग्राम सब्जी लेने जाऊं या 1000 ग्राम सब्जी लेने जाऊं, बात एक ही है। समझ गए मेरी बात को? तो हम आपको इसमें जो है क्लियर, ये आपको ये सारी यूनिट्स को कन्वर्जन भी सिखाएंगे, समझाएंगे कि कैसे कैसे होता है। तो आई होप आपका ये फर्स्ट लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा चैप्टर का। ठीक है, एक बार फटाफट रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ क्या पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, जिसको हम मेजर करते हैं और जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेंथ, मास, टेम्परेचर, स्पीड, फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट से कुछ एग्जांपल्स हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ को 2 फॉर्म में कैटेगराइज किया हुआ है, फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल क्या होती हैं, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं, इंडिपेंडेंटली, जो अपने आप में ही उन्हीं की डेफिनेशन के लिए किसी और चीज़ की जरूरत नहीं है। जैसे टाइम, अब टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड है, इंडिपेंडेंटली, इसमें और किसी और की यूनिट नहीं है। लेकिन डिराइव्ड होता है किसी की जरूरत है, जैसे फंडामेंटल में हो गया लेंथ या डिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर, बस, और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। लेकिन डिराइव्ड यूनिट क्या हो गई, स्पीड में फंडामेंटल यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब मीटर, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड है। तो हमने 2 फंडामेंटल यूनिट्स को यूज़ किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया एंड सो ऑन। ठीक है, जब आप मेजर करेंगे किसी भी चीज़ को, तो जब किसी भी चीज़ को हम मेजर करते हैं उस क्वांटिटी को, तो उसके बेसिक फंडा क्या रहता है, n इंटू यू। n क्या होता है, न्यूमेरिक वैल्यू, n क्या होता है, न्यूमेरिक वैल्यू, और u क्या है, साइज ऑफ द यूनिट। देखो, जैसे मैं एग्जांपल समझो कि आपके घर में 2 लीटर दूध आता है, 2 लीटर मिल्क आता है। अब 2 लीटर मिल्क को कैसे मेजर करते हैं, जो दूध वाला होता है उसके पास एक मेजरिंग ऐसा टूल होता है। ठीक है, वो दूध में डालता है और एक बार आपके कंटेनर में डाल देता है। ठीक है, और एक बारी 2 बारी डाल देता है, इस तरीके से। तो 1 लीटर इंटू 2 कर देता है, तो वो आपके पास 2 लीटर आ जाता है। कई बार वो ऐसा करता है कि 500 मिलीलीटर का भी एक उसके पास होता है, वो 4 बारी डालेगा तब जाकर वो 2 लीटर के बराबर आ जाएगा। ऐसा तो कुछ आपने अपने घर में देखा ही होगा। तो बात तो वही है कि 1 लीटर वाला वो 2 बारी डाले, या 500 मिलीलीटर वाला वो 4 बारी डाले, या 2 लीटर वाला वो एक ही बार डाले। इस सब का मतलब तो 2 लीटर ही रहेगा ना दूध का, वो तो नहीं बदलेगा। लेकिन यहाँ के नंबर्स बदल रहे हैं, यूनिट बदल रही है, यूनिट बदलने से नंबर्स बदल रहे हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिक वैल्यू बदलेगी तो यूनिट भी बदलेगी। ठीक है बच्चों, फिर हमने पढ़ा फिजिकल जो यूनिट्स हैं वो क्या होनी चाहिए, उनकी क्या खास बात होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए, साइज कन्वीनियंट होना चाहिए, वक्त के साथ नहीं बदलनी चाहिए, ईजिली रिप्रोड्यूसेबल होनी चाहिए, इम्पेरिशेबल, ख़राब नहीं होनी चाहिए, फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर, प्रेशर के साथ नहीं बदलनी चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्ट हो जानी चाहिए, एक्सेसिबल ईजी होनी चाहिए। फिर डिफरेंट वक्त के साथ साथ डिफरेंट यूनिट्स चली। वैसे तो और भी बहुत सारी रही है, लेकिन मैं आपको मेजर बता रहा हूँ। CGS सिस्टम फ्रेंच सिस्टम है, जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। FPS सिस्टम फुट पाउंड से, आज भी जैसे आपकी जो हाइट है, मुझे बोलते हैं ना 5 फुट 8 इंच, ऐसे समझते हैं ना, समझ रहे हो ना, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, 5 फुट 8 इंच, वो यही चीज़ है, फुट। ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं कि वजन तुम्हारा बच्चे का जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो उसको बोलते हैं कि भैया 2.5 पाउंड का हुआ है, 2 पाउंड का हुआ है। ठीक है ना, तो वो 2 पाउंड कितना होता है वो बताएंगे आपको। तो लेंथ को फीट में, ठीक है, पाउंड को मास को पाउंड में, और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। MCAS सिस्टम भी अगला वर्जन है फ्रेंच सिस्टम का, CGS से बड़ा वर्जन है, क्योंकि इसमें जो सेंटीमीटर लेंथ सेंटीमीटर में मेजर करने के बजाय मीटर में मेजर करते हैं। सेंटीमीटर कितना होता है आपने देखा होगा, मेजर करते हैं ना आप स्केल, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, लेकिन 1 मीटर तो काफ़ी बड़ा होता है। तो ये उसकी बड़ी यूनिट्स हैं। फिर ऐसा यूनिट पड़ा है, ये अब क्या ऐसा किया गया कि भाई सारे साइंटिस्टों ने बोला कि भाई ये हर कंट्री अगर अपना सिस्टम को बनाएगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हमको एक स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा ताकि पूरा वर्ल्ड जो है वो एक ही चीज़ को फॉलो करे। इसीलिए एक SI सिस्टम डी इंटरनेशनल फ्रेंच सिस्टम के साथ रखा गया, और वहाँ पर हमने इसको जो है सभी साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया कि भाई हाँ हम इस सिस्टम को फॉलो करेंगे। तो इन फ्यूचर जो बातें आएंगी वो तो अब इसी यूनिट्स को बेस करके आएंगी, लेकिन हम पुराना इसलिए पढ़ेंगे बिकॉज कई डेफिनेशंस, कई कंसेप्ट्स, कई थ्योरीज
पुराने सिस्टम्स के ऊपर ही बनी है, जो हमने उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको एक स्क्रीनशॉट्स लेने हैं आपके नोट्स बनाने के लिए तो आप ले सकते हो। मैं धीरे धीरे स्क्रीन ऊपर करता हूँ। वन थिंग इज़ डन, गुड। इसके बाद ये आएगा, देखो नोट्स यही इसलिए बनाए गए हैं ताकि आपको आराम से जो है, आपको कहीं दाएं बाएं ना भागना पड़े। आप इन चीज़ों को अगर कर लोगे तो आपको किसी भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक्स की ज़्यादा दाएं बाएं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दिस इज़ सफिशिएंट फॉर ऑल। डन।